अपूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। रामचरितमानस की ये लाइनें भेद पैदा करने का काम कर रही हैं, किसी एक जाति विशेष को नीचा दिखाने का कार्य कर रही हैं। ढोल गंवार शूद्र पसनारी सब ताड़न के अधिकारी। 600 वर्षों से जो एक बड़ा बहुसंख्यक समाज ने गाली और अपमान सहा है, उसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार कहती है कि उसका अर्थ गलत लिखा है, तो उस प्रेस को बंद करवाने का काम क्यों नहीं करती और उस टीकाकार के खिलाफ मुकदमा लिख करके जेल भेजने का काम क्यों नहीं करती? वो धर्म जातियां कौन है जो आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के सामने, आर्टिकल 15 के सामने उसको चुनौती देने का काम कर रही है? किस देश का वक्त नीच बिरादरी का कौन व्यक्ति है जो शिक्षा पाता है तो सर्प की तरीके से इस देश और समाज के लिए काम करता है? ये गालियां किसके लिए दी जा रही, ये बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार को। आज जो धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहा है, इस पाखंड का विरोध करो, तब तक विरोध करो जब तक आपकी चाय की दुकान पर इसकी चर्चा ना हो, जब तक तेरही बरही बारात बाजार तक चर्चा ना हो। लोगों के मन में एक डर पैदा होता है, ईश्वर का डर पैदा होता है, कहीं आत्मा का डर पैदा होता है, कहीं पुनर्जन्म और भाग्यवाद को लेकर के लोग जो विचलित होते हैं। सुबह उठते हो, टूथपेस्ट करते हो, वैज्ञानिकों की उपलब्धि से आप यहाँ पर चल करके आए हो, जिस गाड़ी से चल करके आए हो, या आपके हाथों का मोबाइल हो, या आपके घर का फ्रिज हो, टेलीविजन हो, कोई भी संसाधन हो, सुबह से लेकर के आप शाम तक केवल और केवल वैज्ञानिक संसाधनों पर जीवन जीने का काम करते हो, लेकिन वैज्ञानिक विचारधारा को मानोगे नहीं। मनुष्य की तरीके से जीवन यापन करना चाहते हैं तो आपको एक संकल्प ले लेना होगा कि हमको पाखंड से दूर हट करके हमको विज्ञानवाद को लाना होगा। जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, वह कमेटी पिछड़े समाज के लोगों को, अनुसूचित समाज के लोगों को खंड खंड में तोड़ना चाहती है। बता दो मुझे विश्वविद्यालयों में हमारी हिस्सेदारी क्या है, बता दो हमारी पीओ में हिस्सेदारी क्या है, बता दो हमारी न्यायपालिकाओं में हिस्सेदारी क्या है, बता दो हमारी सचिवालयों में हिस्सेदारी क्या है, बता दो हमारी ब्यूरोक्रेसी में हिस्सेदारी क्या है। इन लोगों ने जो भ्रम पैदा करने का काम किया कि यादव बिरादरी ने कुर्मी के आरक्षण का फायदा उठा लिया, मौर्य के बीच में गए तो बोले कि पटेल ने मौर्य का आरक्षण का फायदा उठा लिया, और जब मौर्य के बीच में गए मौर्य ने पाल के आरक्षण का फायदा उठा लिया। लोगों ने संकल्प लिया है कि हम पाखंडवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम छद्म राष्ट्रवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे। से राष्ट्रवाद की बात करते हो, क्या यही राष्ट्रवाद है? देश की संपत्तियों को नीलाम करके अपने पूंजीपति भाइयों के हाथों में देना राष्ट्रवाद है? अगर क्रांति को लाना है तो आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा, और जिस दिन आपने मुंह खोल दिया, मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि आने वाला वक्त आप का होगा। पाखंडवाद, जो धर्म का पाखंडवाद का स्वरूप जो आज आप लोगों के बीच में मिलता है, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं और इसलिए मैं आपको राजनीति से उसका संबंध क्या है जरूर आपको बताना चाहूंगा। जब लोकतंत्र नहीं था, लोक शासन अपने तलवार के दम पर किया करते थे, उस समय भी दूसरे लोक शासन किया करते थे। धर्म क्या है? समाज पर शासन करने का एक तरीका है, और जो लोग तलवार के दम पर सत्ता नहीं हासिल करते, वो लोग धर्म की ताकत से सत्ता को छीनने का काम करते हैं, अपनी सत्ता चलाने का कार्य करते हैं, और हमारे लोग जाने अनजाने उनके अनुयायी बन जाते हैं। जो लोग ईश्वर में आस्था रखते हो या ना रखते हो, मैंने थोड़ा सा सवाल किया था अभी थोड़े दिनों पहले, ट्विटर पर मैंने लिखा था, रामचरितमानस की एक लाइन लिखा था जिसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य यस गावहि संता अपूज्य विप्र सकल गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। रामचरितमानस की उस पुस्तक में, उस ग्रंथ में जो व्याख्या की गई है डॉक्टर R.K. वर्मा ने नहीं की, वो टीकाकार ने व्याख्या करी है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि साप देता हुआ, कड़े वचन गाली देता हुआ, अनाचारी कितना भी कुकृत्य करता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। सभी गुणों में प्रवीण विद्वान भी पूजनीय नहीं हो सकता है। मैंने कहा था कि आज भारत के संविधान में जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें मौलिक अधिकार दिया है, और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15 में जो बात कही गई है कि इस देश के किसी नागरिक के साथ जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्मस्थान के आधार पर, रंग के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा, मैंने उसमें यही संकेत किया था कि ये लाइनें, रामचरितमानस की ये लाइनें भेद पैदा करने का काम कर रही हैं।
किसी एक जाति विशेष को नीचा दिखाने का कार्य कर रही हैं। एक और चौपाई पर चर्चा हुई, ढोल गंवार शूद्र पसनारी सब ताड़न के अधिकारी। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से उसकी व्याख्या की कि ताड़न का अर्थ शिक्षा होता है। आप सब भी उस पर चर्चा कर लेना। मैं पूछना चाहता हूं कि 600 वर्षों से उस ग्रंथ में जिस टीकाकार ने व्याख्या दी है और 600 वर्षों से जो एक बड़ा बहुसंख्यक समाज ने गाली और अपमान सहा है, उसकी जवाबदेही किसकी है? अगर ये सरकार कहती है कि उसका अर्थ गलत लिखा है तो उस प्रेस को बंद करवाने का काम क्यों नहीं करती और उस टीकाकार के खिलाफ मुकदमा लिख करके जेल भेजने का काम क्यों नहीं करती? सम्मानित साथियों, इस पर किसी का जवाब नहीं आता, पर उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। लेकिन इस देश के 97% लोगों की भावनाएं क्या है, इसकी परवाह कोई नहीं करता है। वहीं पर लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयो यथा अहि दूध पिलाए। आप सोचे, अधम का मतलब निम्न जाति में, निम्न जाति में विद्या पाए। निम्न जाति वाला व्यक्ति अगर शिक्षित हो गया या आपने शिक्षा दे दिया तो ठीक वैसा ही होगा जैसे आपने सांप को दूध पिलाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, वो अधम जातियां कौन है? वो अधम जातियां कौन है जो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के सामने, आर्टिकल 15 के सामने उसको चुनौती देने का काम कर रही है? किस देश का वक्त नीच बिरादरी का कौन व्यक्ति है जो शिक्षा पाता है तो सर्प की तरीके से इस देश और समाज के लिए काम करता है? ये गालियां किसके लिए दी जा रही, ये बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार को। सम्मानित साथियों, इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि उन लोगों ने जिनके अंदर शौर्य नहीं था, पराक्रम नहीं था, देश में सत्ता करने का, सत्ता हासिल करने का, उन लोगों ने इसी जरिए पुनर्जन्म, भाग्यवाद, इसी जरिए अपनी सत्ता को समाज में कायम करने का काम किया। ऐसी ऐसी परंपराएं लोगों ने हमारे आपके बीच में बनाई कि मानवता शर्मसार होती है। उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं तो सीना फट जाता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आज जो धर्म के नाम पर जो पाखंड हो रहा है, इस पाखंड का विरोध करो और तब तक विरोध करो जब तक आपकी चाय की दुकान पर इसकी चर्चा ना हो, जब तक तेरही बरही बारात बाजार तक चर्चा ना हो। ये बात डॉक्टर R.K. वर्मा ही नहीं कर रहे हैं, न जाने कितने महापुरुषों ने इन बातों को उठाया। लेकिन क्या वजह रही है, क्या वजह रही है कि उठने के बाद कुछ समय तक हम सब याद रखते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जहां तक मैं अभी तक समझ पाया, लोगों के मन में एक डर पैदा होता है, ईश्वर का डर पैदा होता है, कहीं आत्मा का डर पैदा होता है, कहीं पुनर्जन्म और भाग्यवाद को लेकर के लोग जो विचलित होते हैं। तथागत गौतम बुद्ध जैसे न जाने दुनिया के कितने दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित किया है कि इस पृथ्वी को, इस सृष्टि को चलाने वाला कोई और नहीं है। इस सृष्टि को चलती है स्वयं अपने सिद्धांत से, अपने ही सिद्धांतों से चलती है, अपने ही कारणों से चलती है। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध जी के बौद्ध दर्शन में लिखा गया प्रतीत समुत्पादवाद का सिद्धांत, आज का जो कर्ण कारणवाद का सिद्धांत था, जो न्यूटन का सिद्धांत है, जब आप बौद्ध धर्म का अध्ययन करने का कार्य करेंगे तब आपको लगेगा कि आज के जो वैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं वो हमारे बौद्ध दर्शन के सिद्धांत हैं और उन पर आज प्रयोग करके दुनिया के न जाने कितने देश तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम क्या हैं? हम सुबह से लेकर के शाम तक वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए हैं। सुबह उठते हो, टूथपेस्ट करते हो, वैज्ञानिकों की उपलब्धि से दिया हुआ है। खाना खाते हो, जिस बर्तन में खाना बनता है, जिस रसोई गैस से खाना बनता है, वो सब कुछ वैज्ञानिक उपलब्धि है, वैज्ञानिक संसाधन से बनता है। आप यहाँ पर चल करके आए हो, जिस गाड़ी से चल करके आए हो, या आपके हाथों का मोबाइल हो, या आपके घर का फ्रिज हो, टेलीविजन हो, कोई भी संसाधन हो, सुबह से लेकर के आप शाम तक केवल और केवल वैज्ञानिक संसाधनों पर जीवन जीने का काम करते हो, लेकिन वैज्ञानिक विचारधारा को मानोगे नहीं। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, पाखंड से दूर हट जाना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जी ने तथागत बुद्ध जी किसी बात को मान करके आप लोगों के बीच में कहा था, क्या कहा था कि किसी भी बात को आप इसलिए मत स्वीकार कर लेना कि इसको मैं कह रहा हूं,
या कि इसलिए भी मत स्वीकार कर लेना कि ऐसा सदियों से चली आ रही कोई परंपरा है, या कि इसलिए भी मत स्वीकार कर लेना कि किसी बहुत बड़े ग्रंथ में पुस्तक में लिखी गई है, या कि इसलिए भी मत स्वीकार कर लेना कि सदियों से ऐसे आपके पूर्वज करते चले आ रहे, बल्कि उसको आप तभी स्वीकार करना जब आपके तत्कालीन तर्क की कसौटी पर खरा उतरा। यही विज्ञान है, यही बुद्ध है, यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का कहना है कि अगर आप नई पीढ़ियों को तैयार करना चाहते, इस देश में समता का अधिकार पाना चाहते, इस देश में आप न्याय पाना चाहते हैं और मनुष्य की तरीके से जीवन यापन करना चाहते हैं, तो आपको यह संकल्प ले लेना होगा कि हमको पाखंड से दूर हट करके हमको विज्ञानवाद को लाना होगा। और जो लोग विज्ञानवाद का विरोध कर रहे हैं, जो लोगों ने जातियां बनाई, आज जब हम जातियों का नाम लेने लगे तो लोग जातियों की एकता से घबरा गए। इसलिए कहते हैं कि लोग जातियों में बांट करके देश को कमजोर करना चाहते हैं। कल भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यह बात आई कि ये जातियों की बात करते हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि जातियों के नाम पर जब आप घबराते क्यों हो? इस देश की धनधरती पर उनका भी कुछ हिस्सा है। जब हिस्सेदारी मांगने की बात आती है तो चले जाते हैं यहां से कि ये जाति का नाम लेने का काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय की अवधारणा कैसे पूरी होगी? जिस समाज का बेटा अभी तक सिपाही नहीं बन पाया, जिस समाज का बेटा अभी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS नहीं बन पाया, जिस समाज का बेटा अभी न्यायपालिका में नहीं जा पाया, उसको अधिकार कब मिलेगा? अभी यहीं पर केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2018 को जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और कमेटी को एक निर्देश दिया गया कि आप ये तैयारी कर लो कि आरक्षण का फायदा किन किन जातियों को मिला। बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके बीच में अफवाहें पैदा करने का काम करते हैं। एक दिन मैं KGMU में बैठा था और मैंने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की मैंने बात करी तो लोगों ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सारे के सारे SDM यादव बिरादरी के थे। मैंने कहा चलिए हम सब लोग इसका परीक्षण कर लेते हैं। जब सारा का सारा परीक्षण किया गया तो पता चला कि लोक सेवा आयोग से जितने SDM बने थे, यादव से 2 ज्यादा कुर्मी बने थे। लेकिन जो कुर्मी के नाम के आगे किसी के सामने कटियार था, किसी के सामने सचान था, किसी के सामने पटेल था, किसी के सामने निरंजन था, किसी के सामने उमराव था, किसी के सामने गंगवार था, लोग समझ नहीं पाए और लोग उस अफवाह को, उस गलत बात को भी सही मान करके अपने मन के भीतर भ्रांति पैदा कर लिया कि शायद समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो लोक सेवा आयोग में केवल यादव की भर्ती हुई है। सम्मानित साथियों, यह झूठा तथ्य है, इसका मैं बारंबार खंडन करता हूं, चुनौती देता हूं, इसका परीक्षण करवा करके देख लो। लेकिन आज हम जातिवाद जब जनगणना की बात कर रहे हैं, जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है वह कमेटी पिछड़े समाज के लोगों को, अनुसूचित समाज के लोगों को खंड खंड में तोड़ना चाहती है। और तोड़ना इसलिए चाहती है कि हम जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो चाहे पिछड़े समाज का व्यक्ति हो या अनुसूचित समाज का व्यक्ति हो, वह सब एक बैनर के नीचे जब आता है और सामाजिक न्याय की जब बात करता है कि बता दो मुझे विश्वविद्यालयों में हमारी हिस्सेदारी क्या है, बता दो हमारी PO में हिस्सेदारी क्या है, बता दो हमारी न्यायपालिकाओं में हिस्सेदारी क्या है, बता दो हमारी सचिवालयों में हिस्सेदारी क्या है, बता दो हमारी ब्यूरोक्रेसी में हिस्सेदारी क्या है। उत्तर प्रदेश में जितने प्रमुख सचिव बने हैं, जितने अपर मुख्य सचिव बने हैं, जितने विशेष सचिव बने हैं, इसमें पिछड़े अनुसूचित समाज के लोगों की हिस्सेदारी क्या है बता दो। सरकार बताने को तैयार नहीं होती है, लेकिन उनको पता है कि जब जातिगत आंकड़ा आ जाएगा उनको पता चल जाएगा कि ये पिछड़ी जाति में रहने वाला व्यक्ति 60% से ज्यादा है, ये 27% की बात रखने वाला SC ये 30% से ज्यादा हो चुका है। तब ये बात यहाँ से उठेगी, तब समाज के भीतर से यह मांग उठने लगेगी कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करो। तब सिपाही के पद से लेकर के लेखपाल के पद से लेकर के PMO ऑफिस तक, आपके लेखपाल के पद से CM के ऑफिस तक लोग ये बात तो करने लगेंगे कि हमारी संख्या के अनुरूप हमारी भागीदारी देने का काम करिए। और तब सरकार को पता है कि तब सत्ता चली जाएगी इनके हाथों से, तब सरकार चली जाएगी इनके हाथों से, तब कार्यपालिका में इनका अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए सम्मानित साथियों, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, यह कभी भी जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, इन लोगों ने जो भ्रम पैदा करने का काम किया कि यादव बिरादरी ने कुर्मी के आरक्षण का फायदा उठा लिया, मौर्य के बीच में गए तो बोले कि
पटेल ने मौर्य का आरक्षण का फायदा उठा लिया, और जब मौर्य के बीच में गए, पाल के बीच में गए, तो बोले मौर्य ने पाल के आरक्षण का फायदा उठा लिया। आपकी जातियों को तोड़ करके जिस तरीके से अभी तक इन लोगों ने जो जातिगत व्यवस्था किया, ऊंचा नीचा, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सीढ़ियों पर सीढ़ियां, हजारों सीढ़ियां बनाने का काम किया, उनको पता है कि यह सब एकजुट हो जाएंगे जब इनको पता चल जाएगा कि आज भारत की धरती पर कितनी आबादी इनकी है, और उस आबादी के सापेक्ष न्यायपालिका में, विश्वविद्यालयों में, डिग्री कॉलेजों में, इंटर कॉलेजों में, प्राथमिक विद्यालयों में और पीएमओ ऑफिस में, सीएम के ऑफिस में इनकी संख्या के अनुपात में उनकी हिस्सेदारी वहां पर कितनी है। जब यह आवाज उठने लगेगी तब सामाजिक न्याय का आंदोलन शुरू होगा, और तब गलत नीयत से शासन करने वाले लोग यहां से भागने का काम करेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना ना कराई जाए। वो जातिगत जनगणना के विरोधी इसीलिए है, लेकिन हम सब लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम पाखंडवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम छद्म राष्ट्रवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे। अभी निजीकरण का जो मामला आया था, ये छद्म राष्ट्रवादी लोग कैसे हैं, इन्होंने क्या कहा था, देश नहीं बिकने देंगे, कहा था कि नहीं कहा था? किस नेता ने कहा था? जो आज के प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कहा देश नहीं बिकने देंगे। लेकिन गुजरात की धरती से जब दिल्ली की ओर और बन गए भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने कहा था कि मैं चाय बेचने वाला हूं, लेकिन बाद में पता चला कि प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले वही रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म बेच दिया गया। आज रेल का निजीकरण कर दिया गया, एयरपोर्ट का निजीकरण कर दिया गया, LIC बेच दी गई, सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम किया जा रहा है। कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हो? क्या यही राष्ट्रवाद है? देश की संपत्तियों को नीलाम करके अपने पूंजीपति भाइयों के हाथों में देना राष्ट्रवाद है? आज लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे जैसे पिछड़े जाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी की मांग कर रहे हैं, आरक्षण लेने की मांग कर रहे हैं। इनको लगता है कि आरक्षण तो ये छीन के रहेंगे, इसलिए इन्होंने सोचा कि इन संपत्तियों को निजीकरण कर दिया जाए। अब रेलवे विभाग एक ऐसा विभाग है जो एक वर्ष में 1.5 लाख नौकरियां देने का काम करता है, लेकिन अब आप सोच लो, अब वहां पर सरकारी विज्ञप्तियां नहीं निकलेंगी। 94,000 पदों को खत्म कर दिया गया। अब आपके गांव का वही गरीब घर का बेटा जाएगा, आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से जाएगा, उसको महीने में 50,000 रुपए के बजाय 10,000 रुपए में संतोष करना पड़ेगा। अब बाकी का जो 40,000 रुपए हर महीने का है, जो उसके बूढ़ों की दवाई के काम आता, जो उसके बच्चों की पढ़ाई के काम आता, अब अडानी जैसे उद्योगपतियों की संपत्ति बढ़ाने के काम आएगा। इसलिए अडानी जैसे उद्योगपतियों की संपत्ति है एक वर्ष में 200, 300 गुना बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये महंगाई का रोना रोने वाले लोग थे। 2014 के पहले ये कहते थे महंगाई बढ़ गई है। 2014 में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, रसोई गैस की सिलेंडर की कीमत क्या थी? आपका जवाब होगा 400 रुपए थी। आजादी के 70 वर्षों में रसोई गैस की सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 7 वर्षों में रसोई गैस की सिलेंडर की कीमत 1100 पार कर गई। ये महंगाई के बाप बन गए। लेकिन फिर भी सवाल आप सब लोग नहीं करते हैं। नौकरियों में भ्रष्टाचार करने का काम किया, प्रधानाचार्यों की भर्ती हुई, आरक्षण अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया। आपने 76,000 शिक्षक भर्तियां कराई, उसमें पिछड़ों का आरक्षण नहीं, अनुपालन नहीं कराया गया। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं, हक आपका खत्म हो रहा है, आरक्षण आपका खत्म हो रहा है, देश की संपत्तियां खत्म हो रही है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। एक दिन अगर आप नहीं जागे तो आने वाले वक्त में वही होगा कि एक दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाएगी, तो फिर से गुलामी भरे हालात में चले जाएंगे, और फिर हम सब लोग जो पहले की परंपराएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, जिसका जिक्र हमने किया, उसी हालात का सामना करना पड़ेगा। हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने पूरे जीवन संघर्ष करके हमें आज के दिन देखने के दिया है, अगर उनके सपनों का आप भारत बनाना चाहते हैं, अगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सच्चे अनुयायी हैं, अगर आप छत्रपति साहू जी महाराज के सच्चे अनुयायी हैं, अगर आप महात्मा ज्योतिराव फूले जी के सच्चे अनुयायी हैं, अगर आप तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, एक अंश उनका धारण करने का काम जरूर करना। और यह चर्चा
कम से कम 10 लोग अपने जैसे बनाने का काम करना, और चाय की दुकान पर बैठना तो चर्चा करने का काम करना। तेरे ही बरही बारात बाजार जहां जाओगे, जब तक अपने मिशन की चर्चा नहीं करोगे, जब तक अपने सिद्धांत की चर्चा नहीं करोगे, जब तक देश के उस आईने की चर्चा नहीं करोगे, जब तक आने वाले भविष्य की चर्चा नहीं करोगे, तब तक इस देश में क्रांति आने वाले नहीं है। इसलिए अगर क्रांति को लाना है तो आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा, और जिस दिन आपने मुंह खोल दिया, मैं विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि आने वाला वक्त आप सबका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।